गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग बीपीएससी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, 69वें बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आइडियल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हम लोग लगातार इस तरह आगे भी टेस्ट सीरीज करते रहेंगे ताकि हम लोगों की प्रीलिम्स पे पकड़ मजबूत बन जाए। तो इस तरह हम आज परफेक्शन आईएएस पे कर रहे हैं। आने वाले समय में हम और भी टेस्ट सीरीज करेंगे और जो बेहतरीन कोचिंगें हैं उन सबकी टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1 है, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। ऑप्शन 2 है, इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। ऑप्शन 3, इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। ऑप्शन 4, अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार किया। तो इसका ऑप्शन ए, अब सही कोड का चयन करना है तो इसमें ऑप्शन 1 है, केवल 1। ऑप्शन बी 1 और 2। ऑप्शन सी 1, 2, 3। ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 1, 2 व 3। इसी तरह अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांदर शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकर खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन 1 है, जजिया कर को समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी, आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी। ऑप्शन सी, जयसिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। ऑप्शन डी है, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई व गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सी वाला। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये किसने कहा था कि ये फल यानी चेरी एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 है, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ था। ऑप्शन बी है, बहुत शीघ्र ही यह विद्रोह पंजाब से नर्मदा तक फैल गया। ऑप्शन सी है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे। ऑप्शन डी है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 1 है, सदाउत्तौला खां। ऑप्शन बी है, निजाम उल मुल्क। ऑप्शन सी है, जहांदर शाह। ऑप्शन डी है, सुजाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजामुल मुल्क है ऑप्शन बी। 6 नंबर है, बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया? तो इसका ऑप्शन है 1, अलवर्दी खां। ऑप्शन बी है, मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन सी है, सिराजुद्दौला। ऑप्शन डी है, मीर जाफर। तो ऑप्शन इसका ए होगा, अलवर्दी खां। यानी बंगाल के नवाबों में अलवर्दी खां ने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था। इसका ये ऑप्शन 1 आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चयन करें। यानी अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया।
और ऑप्शन बी है उसने एक कैलेंडर को लागू किया। ऑप्शन सी है इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। ऑप्शन डी है इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। तो यही गलत है क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में और इसमें बताया गया है 1798। तो ऑप्शन इसका पहला ही गलत हो जाएगा। इसी तरह आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। ऑप्शन बी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ऑप्शन सी है भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यानी बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन 1 है तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध। ऑप्शन 2 है 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल। ऑप्शन 3 है जमींदारों से उनकी जमींदारी का छीना जाना। तो सही कोड का चयन करना है। तो ऑप्शन 1 है केवल 1 व 2। ऑप्शन बी है केवल 2 व 3। ऑप्शन सी है केवल 1 व 3। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2, यानी कि पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं नंबर 10 पे। निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? तो आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। ये किसने कहा था? तो ऑप्शन 1 है वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो ये बात कही थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है। लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे। खुले समुद्र पर उनका राज चलता था और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन 1 है पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। ऑप्शन बी है 1500 से 1600 के बीच पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में था तथा राज्य आपसी संघर्ष में व्यस्त थे। ऑप्शन सी है अन्य कोई यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं थी। ऑप्शन डी है पुर्तगाली बहुत बड़े योद्धा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 12। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, यानी गलत पहचानना है? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी है डच संसद के एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। ऑप्शन सी है डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी जहां खूब मसाले पैदा होते थे। ऑप्शन डी है डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए। तो इसका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, जो कि 1633 में नहीं, डचों ने 1632 में अपने कारखाने पटना में खोले थे। ये पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि पटना में खोलने की बात हो रही है। तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपने कारखाने स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 13 है। वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि गवर्नर जनरल को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का
सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो ये बात कहाँ के लिए बोली गई थी? तो ये बात मद्रास के लिए बोली गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सी। आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो ऑप्शन 1 है सूतानाती, ऑप्शन बी है कालिकाता, ऑप्शन सी है गोविंदपुर, ऑप्शन डी है 24 परगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 परगना उस समय शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड हो गया। ऑप्शन बी है मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गईं। ऑप्शन सी है 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो चुकी थी। ऑप्शन डी है 1600 के एकाधिकार में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया। तो इसका राइट आंसर, मतलब राइट क्या रॉन्ग पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका रॉन्ग आंसर। तो ये जो ये 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 15 वर्षों के लिए दिया गया था। फिर इसके बाद जैसे 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था, और इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों का में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था पूछा है, नेगेटिव पूछा है। यानी कि बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। ऑप्शन बी है 1717 में मुगल साम्राज्य का एक शाही फरमान अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। ऑप्शन सी है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी। ऑप्शन डी है मुगल साम्राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये लोग बोल रहे हैं कि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था, तो ऐसा नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यानी किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो ऑप्शन 1 है नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है सुलविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नवीन चंद्र सेन ने कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था। नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ अब से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का ऑप्शन है, सॉरी हाँ 18 का ऑप्शन है नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है कर्नल माल्सन। तो इस स्टेटमेंट को कहा था कर्नल माल्सन, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलीजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था? कुछ है नहीं लिया था, तो यही पॉइंट ध्यान रखने वाली बात होती है दोस्तों। नहीं, क्योंकि हम लोग अक्सर नहीं को ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 है सहायक युद्ध की प्रथा, ऑप्शन बी है खुला युद्ध, ऑप्शन सी है
पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत नीति। तो इसका ऑप्शन डी हो गया व्यक्तिगत नीति। इसमें वेलीजली ने इस व्यक्तिगत नीति का सहारा नहीं लिया, यानी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलीजली ने निम्नलिखित उपायों का सहारा लिया, लेकिन जैसे सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना, ये उसने तरीके अपनाए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आते हैं, यानी कि किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दायनी दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना। तो ये बात कौन कह सकता है? ये बात ऑप्शन एक, अच्छा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। मीर कासिम, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है सुजाउद्दौला, ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। तो ये बात टीपू सुल्तान ही कह सकता है, इतना योद्धा शासक था वो, समझ लो। तो इसका 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यानी निम्नलिखित कथन किसका है? यानी हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। तो ऑप्शन ए है हेनरी रोबर कला, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलीजली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी वाला इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर चार्ल्स नेपियर ने ये स्टेटमेंट दिया था, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो सिंध के अमीर कहलाने वाले सदस्यों से 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर इसी ने कराए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन एक है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि आगे बात, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यानी बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए और आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया। ऑप्शन 3 है महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया। ऑप्शन, अब इसका सही कोड का इसमें चयन करना है। ऑप्शन 1 है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 व 2, ऑप्शन सी है 2 व 3, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें सारे लोगों ने समझ लो पार्टिसिपेट भी किया। इस अगला क्वेश्चन आता है, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो ऑप्शन 1 है जॉन सुल्विन, ऑप्शन बी है H.H. विल्सन, ऑप्शन सी है जॉन बुकानन, ऑप्शन डी है कर्नल स्लीमैन। तो ये स्टेटमेंट था जॉन सुल्विन का। जॉन सुल्विन ने ये बात बोली थी, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। यानी जॉन सुल्विन ने ही कहा था कि मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुल्विन ने ही कहा था कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सब कुछ अच्छी चीज़ें सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। यानी एनी एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई, और ये बात तो बिल्कुल सही है।
ऑप्शन बी है 1888 में बेंसेट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की हुई। ये भी बात सही है। ऑप्शन डी इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। तो यही बात तो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो 26 तरफ आते हैं। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में ऑप्शन ए के प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 सदस्यीय अधिवेशन होता था। ऑप्शन बी है अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे। ऑप्शन सी है अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासन व आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है खली कुज्मा लखनऊ से। ऑप्शन बी है टी प्रकाशम मद्रास। ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद। ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, यही सम्मिलित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाया। तो ऑप्शन एक है मैकेंजी। ऑप्शन बी है रीड। ऑप्शन सी है मुनरो। ऑप्शन डी है रीड और मुनरो दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड और मुनरो दोनों, यानी कि ऑप्शन डी। यानी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के कुछ भागों में लागू की गई और प्रत्येक 20 या 30 वर्षों के बाद इसकी दरों का पुनः निर्धारण किया जाता था, यानी बढ़ा दिया घटाया जाएगा एरिया के अनुसार डिपेंड करते थे ये लोग। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कार्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। फिर असत्य ढूंढना है। नंबर 1 नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस था। ऑप्शन बी है यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ऑप्शन सी है इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। ऑप्शन डी है इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। राइट का मतलब रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों विनोदिनी दास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी इन्होंने अपनी आत्मकथा आमार कथा के नाम से लिखी। ऑप्शन बी है इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई। ऑप्शन सी है इन्होंने बंगाल के एक थिएटर से स्थापना में सहयोग किया था। अब उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन एक है वो केवल एक। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 3। ऑप्शन डी है केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों सही होंगे। ऑप्शन सी यानी होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यानी किसने 1791 में हिंदू कॉलेज और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो ऑप्शन एक है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी है जोनाथन डंकन। ऑप्शन डी है विलियम डोरोजियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने वाराणसी में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1791 में। ध्यान रखना ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 आता है ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो इस ऑप्शन एक है 1919 के अधिनियम की समीक्षा है। तो ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन सी है भारतीयों को औपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु। ऑप्शन डी है भारत में जारी क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए।
साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है नीनो द कुन्हा, ऑप्शन डी है वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही ऐसा एक गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था, जिसने गोवा में सती प्रथा समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। 34 में है, निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? फिर स्टेटमेंट आया है, किसने कहा था, यानी कि राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हो जाएगा बंकिम चटर्जी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इस स्टेटमेंट किसका है? तो ये ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करना है, गलत कथन बताना है। डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था, ऑप्शन बी है 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, ऑप्शन सी है इसने महान फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा ग्रहण की, ऑप्शन डी है इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा फैलने से हुई थी। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही गलत बात लिखी है इन्होंने, ऑप्शन डी, क्योंकि डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था। 1826 से 31 तक इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया और इन्होंने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की और इनकी मृत्यु 32 वर्ष में नहीं बल्कि 22 वर्ष में हो गई थी हैजा बीमारी से। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है, 1891 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला? ऑप्शन 1 है पूना, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है बम्बई, ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना में खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यानी अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया व उनके राज्य का अपहरण किया। ऑप्शन बी है अंग्रेजों के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियों तक तोपें चलाती व गोले बारूद बांटती देखी गईं। ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई व्योम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। ऑप्शन डी है इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई व्योम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। मतलब ये बात गलत लिखी है इसमें। तो इसका आगे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 पे 1858 के विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की ख्याति प्राप्त हुई। ऑप्शन 1 है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी है आउट्रम, ऑप्शन डी है हैवलॉक, ऑप्शन 4 है नील, ऑप्शन 5 है कैम्पेबल, ऑप्शन 6 है ह्यूरोज। तो सही कोड का चयन करना है, यानी केवल 1 2 3 4। ऑप्शन बी है 2 3 4 5, ऑप्शन सी है 3 4 5 6, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी 1857 को दबाने में इन सैनिकों की ख्याति हुई थी, इन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई थी। तो सभी ऑप्शन इसका सही है।
अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? ऑप्शन 1 है कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेज व्यापारी पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था। अच्छा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ऑप्शन 2 है हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन 3 है बाद में 1612 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहले देख लेते हैं इसका 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 व 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। मतलब ये बात इन्होंने गलत लिखी है स्टेटमेंट में। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए और कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है? तो ऑप्शन 1 है सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल में सेना में यह अनुपात 1:1 का था। ऑप्शन बी है बम्बई में सेना का अनुपात 2:5 का था। ऑप्शन सी है भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। ऑप्शन डी है तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथ में रखे गए। तो इसका जो असत्य कथन ढूंढना है वो ऑप्शन 1 ही है, क्योंकि जो इसका अनुपात था वो 1:1 नहीं बल्कि 1:2 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 41 की तरफ, यानी कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। यानी कि फिर असत्य कथन ढूंढना है, और यानी कि ऑप्शन 1 है 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अंग्रेज गवर्नर ने इनकी प्रशंसा की। ऑप्शन बी है रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण थे। ऑप्शन सी है द रिकवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन डी है द इंडियन मुस्लिम की रचना विलियम हंटर ने की थी। तो हमें असत्य कथन ढूंढना है, तो असत्य कथन होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ये बात इसमें गलत कही गई है, जबकि ये जो पुस्तक है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये इस पुस्तक के लेखक थे मेघनाथ देसाई। द रीडिस्कवरी, ये पॉइंट ध्यान रखना, रीडिस्कवरी की बात आएगी तो मेघनाथ देसाई ने लिखी। जब बात आएगी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तब जवाहरलाल नेहरू की बात आएगी। यहाँ पर री लगा दिया यानी दोबारा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब बिल्कुल बारीक सा दिया गया है। 42 की बात करते हैं तो 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई? ठीक है, ऑप्शन 1 है शस्त्र अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण। ऑप्शन बी है ब्रिटिश न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार करने के कारण। ऑप्शन सी है अपने भाषणों तथा लेखकों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो किस कारण हुई थी? तो अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण, मतलब सरकार के खिलाफ ये बोल रहे थे तो सरकारों को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए अब मतलब उन्होंने जेल में डाल दिया। ऑप्शन सी 17 का सी है, यानी 42 का सी है, 17 का बोल रहे हैं, सॉरी 42 का सी है आंसर। 43 की बात करते हैं, ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालात का वर्णन जमीन के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में दिया था? कौन सा था? तो यानी कि आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह हवा, प्रकाश, हवा और पानी से रहित
घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है यूर्गेन कुत्सिंस्की, ऑप्शन बी है सी है जॉन एडम्स, ऑप्शन डी है माल्थस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूर्गेन कुत्सिंस्की ने कहा था ये बात। सॉरी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, कब किया? ऑप्शन 1 है 1835, ऑप्शन बी है 1834, ऑप्शन सी है 1836, ऑप्शन डी है 1837। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस से प्रतिबंधों को हटा दिया था 1835 में। अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन 1 है स्थायी भूमि बंदोबस्त, इसका क्षेत्र है मैच द फॉलोइंग है, यानी कहाँ कहाँ पर ये फैली हुई थी। तो स्थायी भूमि बंदोबस्त महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त, आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत। और ऑप्शन डी है महालवाड़ी बंदोबस्त, जो उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में फैली हुई थी। तो इसको मैच कराना है, तो पहले का हो जाएगा स्थायी भूमि बंदोबस्त, उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये प्रचलित थी। ऑप्शन पहले का 3 पे जाएंगे, उसके बाद आएंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखेंगे, तो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में फैली थी ये वाली। फिर महालवाड़ी बची, तो महालवाड़ी आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत यहाँ पर फैली हुई थी। तो यानी देखते हैं 3, 1, 2 किस में है? तो ऑप्शन 1 में है, ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव में कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया, उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 है D.H. बुकानन, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है जॉन सुल्लिवन, ऑप्शन डी है विलियम डेरोजियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी D.H. बुकानन ने ये स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, यानी भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? तो यानी फिर स्टेटमेंट दिया है और इसके बारे में बताना है। इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है D.H. बुकानन, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो ये स्टेटमेंट है विलियम बेंटिक का। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट ध्यान रखना है कौन सा किसका है। अगला क्वेश्चन आता है 48, यानी भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में मुंबई में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन 1 है कावस जी नाना भाई, ऑप्शन बी है जमशेद पारसी, ऑप्शन सी है विलियम जॉर्ज, ऑप्शन डी है राम प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावस जी नाना भाई के द्वारा। बहुत तगड़ी बारिश हो रही है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया है? तो ऑप्शन 1 है नीलबंधु, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल। तो इसका नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र का। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी
और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह के तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्न में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया? तो ऑप्शन एक है डी के कर्वे, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय ने। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। क्या स्थापित किया? तो ऑप्शन एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी है इंडियन लीग, ऑप्शन सी है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी है इंडिया लीग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यानी 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 52 नंबर पे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इनके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन एक है देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। ऑप्शन बी है जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और मजबूत करना। ऑप्शन सी है जनप्रिय मांगों को निरूपण और उन्हें सरकार के सामने रखना। ऑप्शन डी है देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही नहीं मतलब ये पॉइंट इसमें नहीं शामिल था। ऑप्शन डी देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना, ये स्टेटमेंट इसमें नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53, यानी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो ए ह्यूम ने, लॉर्ड डफरिन ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ह्यूम ने दिया था सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो 1888, ऑप्शन बी है 1889, ऑप्शन सी है 1890, ऑप्शन डी है 1891। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1890 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कादम्बिनी गांगुली ने। और क्वेश्चन नंबर 55 है राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में जाकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया? तो ऑप्शन एक है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी है गोपाल चंद्र गोखले, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए वो दादा भाई नौरोजी होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई? तो 1800, ऑप्शन एक है 1896, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1909, ऑप्शन डी है 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 में, यानी ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर आता है डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के लिए बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन ने। तो ऑप्शन एक है 1885, ऑप्शन बी है 1886, ऑप्शन सी है 1887, ऑप्शन डी है 1888। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1887। आगे बढ़ते हैं 19वीं सदी 58 क्वेश्चन नंबर 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? यानी 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति कैसी थी इसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन एक है जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या, ऑप्शन बी है समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, ऑप्शन सी है बहुविवाह की प्रथा देश के कई भागों में प्रचलित थी, ऑप्शन डी है
विधवा पुनर्विवाह की प्रथा। तो कौन सा गलत है इसमें ये बताना है। 58 का आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह की प्रथा उस समय थी, यही बात गलत है। आगे आते हैं कि 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के क्या कारण थे। यानी कि ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन का ईसाई धर्म से अधिक नज़दीक जाना। ऑप्शन बी है इनके द्वारा अपने अल्पवयस्क पुत्री का विवाह। ऑप्शन सी है इनके द्वारा खुद को ईश्वर के अवतार के रूप में प्रचारित करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह किया था, यही इनका मेन रीजन था। साठ नंबर क्वेश्चन आता है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज किस योजना के ने भारत में सांप्रदायिकता का जन्म दिया। आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। ऑप्शन ए है शुद्धि आंदोलन, ऑप्शन बी है पाखंड, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन डी है पशु बलि निषेध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धि आंदोलन ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया, यानी ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला आता है किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। तो ऑप्शन एक है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 आता है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। ऑप्शन एक 1896, ऑप्शन बी है 1897, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी है 1887। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1897 में स्थापित की थी। तो आज ये क्वेश्चन है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है भाई साहब यहाँ। और भाइयों बहनों चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे टेस्ट सीरीज ला के आप लोगों को देते रहें। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन आता है 63। किसने कहा था कि जिस देश में कोयला और लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए वहाँ औद्योगिकरण कब होगा। ऑप्शन एक बेंथन मिल, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया। तो ऑप्शन एक है 1886, ऑप्शन बी है 1893, ऑप्शन सी है 1907, ऑप्शन डी है 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1886 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यानी भारतीय ऑप्शन एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी ने शुरू किया। ऑप्शन बी है अखिल भारतीय दलित वर्ग अंबेडकर ने शुरू किया। ऑप्शन सी है डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी वी आर सिंधे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि 66 नंबर मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन एक है 1863 बम्बई में, ऑप्शन डी 1866 कलकत्ता, ऑप्शन सी है 1866 बम्बई और ऑप्शन डी है 1863 कलकत्ता। मतलब सिर्फ इधर से उधर किया गया इंटरचेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1863 कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन आता है किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं। तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम। तो ये बात कौन कहेगा, सर सैयद अहमद खान ने कही थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं थे। कौन नहीं शामिल थे? चिराग अली, मौलाना शिबली नुमानी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है सैयद मुश्ताक हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद मुश्ताक हुसैन, ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्पीड में थोड़ा करते हैं क्योंकि बहुत 150 क्वेश्चन निपटाने हैं हम लोगों को। 69 नंबर की बात करते हैं। 1851 में रहमानी मजदायशन सभा यानी रेजिलियंस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन एक है नौरोजी फरदन जी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है SS बंगाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, यानी सभी लोगों ने शुरुआत की, ये आरंभ की थी। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन एक है 1930, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1932, ऑप्शन डी है 1933। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में शुरुआत हुई थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। और क्वेश्चन नंबर 71 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन एक है नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे, ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ की चेतना शून्य जनता को मानते थे। अब इसके कूट को देखना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। एक से तो इसका ऑप्शन एक है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सिर्फ एक ही सही है, यानी कि केवल एक। 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया? तो ऑप्शन एक है मांडले जेल, ऑप्शन बी है यरवदा जेल, ऑप्शन सी है सेलुलर जेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 72 का है ऑप्शन एक, यानी मांडले जेल में रखा गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, यानी निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्यों के लिए सही सुमेलन का पहचान करें। यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृति के कारण जेल गए थे। ये बात कैसे लिख दी, चलो ठीक है। आगे बात करते हैं कि ऑप्शन 2 है अरविंद घोष, यानी बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय हुए। ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त बनाने के पक्षधर थे। तो 73 नंबर का ऑप्शन एक हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3 केवल, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसमें जेल लिखा, जेल गए थे, यही बात तो गलत मुझे लग रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन एक आगा खां, ऑप्शन बी है नवाब मोहसिनुल मुल्क, ऑप्शन सी है आगा खां और नवाब मोहसिन मुल्क, ऑप्शन डी है सलीमुल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां और नवाब मोहसिन मुल्क ने, दोनों लोगों ने मिलकर की थी, यानी ऑप्शन सी। 75 की बात करते हैं तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? ऑप्शन एक है हिंसात्मक क्रांति द्वारा स्वराज प्राप्त करना, ऑप्शन बी है पूंजीवादी और जमींदारी प्रथा का अंत करना, ऑप्शन सी है कांग्रेस की नीतियों का समाजवादी मोड़ देना, और ऑप्शन डी है कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना, यही मेन उद्देश्य था। 76 नंबर आता है, बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किस आंदोलन के दौरान इन्होंने दिया था? तो ऑप्शन एक है होम रूल लीग, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल लीग के टाइम इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आगे बात करते हैं 77, यानी किस पत्रिका में यह विज्ञापन छापा गया? यानी भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह, मौत
इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी और लड़ाई का मैदान भारत है। खतरनाक है। 77 की बात करते हैं तो ये ऑप्शन 1 है यंग इंडिया, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है गदर। तो ये गदर पत्रिका में लिखी हुई थी ये बात, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं 78 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? तो ऑप्शन 1 है 1916, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1939। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 यानी ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन 1 है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, ऑप्शन सी है नरहरि पाखरी, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, यही गांधी जी के साथ नहीं थे। आगे बात करते हैं जैसे 80 नंबर, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? ऑप्शन 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ही ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो एक तेज तर्रार नेता थे। आगे बात करते हैं 81 नंबर, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 5 फरवरी 1922, 10 मार्च 1922, 9 मार्च 1922, 8 मार्च 1922। तो ऑप्शन 1 तो उसी दिन तो चौरी चौरा हुआ ही था, उस दिन कहाँ गिरफ्तार कर लेंगे? तो ये तो लॉजिकल बात है। तो 10 मार्च 1922 यानी ऑप्शन बी, 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 82 यानी अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन सी है बाबू राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है CR दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास, यही अपरिवर्तनवादी में लोगों में शामिल नहीं थे, ऑप्शन डी। आगे आते हैं 83 यानी दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन 1 है CR दास, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है 1 और 2 यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है विट्ठल भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों यानी ऑप्शन सी का मतलब CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत के ताल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी? ऑप्शन 1 है राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई, ऑप्शन बी है उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया, ऑप्शन सी है वे कांग्रेस के समर्थक हो गए, ऑप्शन डी है वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। यही 1857 के विद्रोह के बाद अवध के ताल्लुकदारों की नई भूमिका थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 यानी निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? ऑप्शन 1 भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, ऑप्शन बी है सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ बना कराने के में उदासीन होना, ऑप्शन सी है कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक के प्रबंध करने में असफल होना, ऑप्शन डी है ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। क्वेश्चन नंबर 86 आता है 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोलियों से भून दिया? ऑप्शन 1 है भगत सिंह, ऑप्शन बी है सुखदेव, ऑप्शन सी है राजगुरु, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी सभी लोगों ने मिलकर मारा था। और ऑप्शन अगला क्वेश्चन आता है 87 यानी असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र में लिखा गया कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के लिए एक युग का नाम ही हो गया? तो ऑप्शन 1 लुई फिशर, ऑप्शन बी है वेब मिलर, ऑप्शन सी है फ्रांसिस लुई, ऑप्शन डी है फिलिप स्प्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई फिशर।
अगला क्वेश्चन आता है कि 88 नंबर, किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन एक है, फारसी इतिहासकार काफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की। और ऑप्शन बी है, हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे के में सम्राट औरंगजेब से मिले। ऑप्शन सी है, शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा। ऑप्शन डी है, शिवाजी ने व्यापार और वाणिज्य की उपेक्षा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 90 है, रानी गौडिन्यलु किस राज्य से संबंधित थी? तो ऑप्शन एक है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी गौडिन्यलु, तो ये तो नागालैंड से ही थी। ठीक है, ऑप्शन डी। 91 आता है कि 1933 में गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा, एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे? तो ऑप्शन एक है विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है हकीम अजमल खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस युग में ने प्रथम बार पाकिस्तान पर विचार किया? तो ऑप्शन एक है लियाकत अली खां और एच.एस. सोहरावर्दी, ऑप्शन बी है मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी है नूर मोहम्मद व लियाकत खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली। इन्हीं दोनों ने पाकिस्तान पर विचार किया था बनाने पर। आगे बात करते हैं, कांग्रेस की किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन एक है 1991 में कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1936 लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1938 हरिपुरा सत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 कराची अधिवेशन। अगला क्वेश्चन आता है 94, यानी विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन एक है 1927, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1938। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927, ऑप्शन एक। आगे आते हैं कि 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें कौन शामिल है? तो ऑप्शन एक है यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन दो है S.A. बरेलवी, ऑप्शन तीन है मोहम्मद हबीब, ऑप्शन चार है कुंवर मोहम्मद अशरफ। तो सही कोड का चयन करना है, तो इसका पहला हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी लोग थे इसमें से। अगला क्वेश्चन आता है, हम लोग 96 पे पहुंचते हैं। यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, ना कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुखतम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? ऑप्शन एक भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है हम लोग आंदोलन, ऑप्शन डी है गदर आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन।
अगला क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहाँ पर समानांतर सरकार बनाई? तो ऑप्शन 1 है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, ऑप्शन बी है बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक में, ऑप्शन सी है बम्बई के सतारा जिले में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी में, हर जगह बनाई गई समानांतर सरकार। अगला क्वेश्चन आता है 98 यानी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 20 फरवरी 1947, ऑप्शन बी है 19 फरवरी 1947, ऑप्शन सी है 18 फरवरी 1947, ऑप्शन डी है 2 फरवरी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 20 फरवरी 1947 तक घोषणा की थी कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे। आगे बात करते हैं 99 यानी भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन 1 है 3 जून 1947, ऑप्शन बी है 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 4 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को ही इस बात की पुष्टि कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 100 आता है यानी भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जन्म संग्रह कराया गया था? तो ऑप्शन 1 है कश्मीर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है सी है जूनागढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है कि 101 यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था? तो ऑप्शन 1 जनरल शहनवाज, ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है जनरल गुरुदयाल सिंह, ऑप्शन 3 है जनरल प्रेम सहगल, ऑप्शन 4 है जनरल संजय प्रकाश। और सही कोड का चयन करें तो केवल एक और दो, केवल एक दो व 3 और उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? तो मुझे लग रहा है कि तीनों होने चाहिए। तो ऑप्शन सी तीनों होंगे, तीनों सही हैं। आगे बात करते हैं भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की। ऑप्शन 1 है रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी है जगन मोहन सिंह, ऑप्शन सी है रास बिहारी घोष। दो बार रास बिहारी घोष, अच्छा वो घोष हैं, ये बोस हैं। ऑप्शन डी है आई चाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ये बात ध्यान रखनी है, रास बिहारी बोस हैं ना कि घोष। 103 है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे कारण थे। तो ऑप्शन 1 है सबसे अनुभवी व शिक्षित व्यक्ति, ऑप्शन बी है विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार, ऑप्शन सी है विनोबा भावे के सत्य व अहिंसा के पुजारी होने के कारण, ऑप्शन डी कोई विशेष कारण नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार, ये मेन कारण था। आइए अगला क्वेश्चन आता है 104। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएंगे, भारत कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाएगा? तो ये ऑप्शन 1 है 1936, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन सी है डी है 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। अगला क्वेश्चन आता है 105 यानी वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता के आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ
काम करने के लिए भेजा? तो ऑप्शन एक है 1937, ऑप्शन बी है, और 1938, ऑप्शन सी है 1939, ऑप्शन डी है 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938। आगे आते हैं 106, यानी 1937 के चुनाव में कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इन चुनावों के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया गांधी जी ने? तो ऑप्शन एक है 42, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 0, यानी एक को नहीं किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक को नहीं किया। सीधी सी बात है, एक को नहीं किया था। अगला क्वेश्चन आता है, किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की? तो ऑप्शन एक है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था? 108 का ऑप्शन एक है 1930, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1933, ऑप्शन डी है 1934। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930, यानी कि ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन आता है 109 की तरफ बढ़ते हैं। अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ और मिल मालिक कितने प्रतिशत मंजूरी बढ़ाने पर सहमत हुए? तो ऑप्शन एक है 35%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन डी है 50%, सी है 50%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 35% ही बढ़ाया था, ज़्यादा नहीं। ऑप्शन एक। 109 किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो ऑप्शन एक चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है अहमदाबाद हड़ताल, ऑप्शन सी है खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा कहा? तो ऑप्शन एक स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन 1920 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन एक है कलकत्ता, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन आता है 113, साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया किससे संबंधित है? ऑप्शन एक है एनिबेसेंट, एनिबेसेंट व महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी व एनिबेसेंट, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी व बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है एनिबेसेंट व बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन देखो, यंग इंडिया, यंग की बात करें तो यंग कौन नहीं था? ट्रिक एक बताते हैं, यंग कौन नहीं था? तो गांधी जी नहीं थे, तो यानी गांधी जी ने यंग इंडिया जारी किया। न्यू इंडिया की बात करें तो एनिबेसेंट ने जारी किया। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी महात्मा गांधी और एनिबेसेंट। ये एक ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। 114 की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। यानी इन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक कहते थे। इनका जन्म 1856 में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत की। ऑप्शन डी है इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। तो यही गलत है, सन इन्होंने गलत दे दिया है। पहली बात तो एक साथ नहीं शुरू किया था, दूसरी बात यह है कि 1890 में नहीं बल्कि 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आता है 115, यानी गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें। सीमित ना रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें। तो ऑप्शन ए है वीना दास ने कहा, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है उषा मेहता। तो राइट आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से कहा था। अगला क्वेश्चन आता है 116, यानी क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्माता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय
राजनीति से संन्यास ले लिया। ऑप्शन 1 है विपिन चंद्राल, ऑप्शन 2 है अरविंद घोष। सही कोड का चयन करना है, तो यानी केवल 1 केवल 2, ऑप्शन सी है 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी। 117 यानी 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। नंबर 1 इनमें से प्रमुख हैं। ऑप्शन 1 है संध्या, ऑप्शन 2 है युगांतर, ऑप्शन 3 है काल। तो सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1 और 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 118 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट, उदारवादी व उग्रपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तनातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? तो ऑप्शन 1 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है रास बिहारी घोष, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आता है लॉर्ड कर्जन 119। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और किस समिति की रिपोर्ट पर बंगाल के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा कर दी? ऑप्शन 1 है कर्जन समिति, ऑप्शन बी है अरुण डेल समिति, ऑप्शन सी है फ्रेजर समिति, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण डेल समिति, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है 120 यानी भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना पसंद नहीं करूँगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार कर समझना यह कथन निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि यही एक जो थे बिल्कुल मतलब सत्याग्रह कर सकते थे और आंदोलन नहीं करेंगे गांधी जी। लड़ाई मार धाड़ से इनको दूर रहना होता था। और 121 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से उसके परिणाम से सही सुमेलन करें। तो यानी कि पहला ऑप्शन 1 है अहमदाबाद मजदूर हड़ताल, मजदूरी में 35% की वृद्धि हुई। सॉरी, ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह 25% मुआवजा, ऑप्शन सी है खेड़ा आंदोलन से गरीब किसानों को से लगाना वसूली, ऑप्शन डी है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं बल्कि अहमदाबाद, क्योंकि इसमें देखते हैं कोई मैच नहीं कर रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं बता दिया। मुझे तो लगता है इसमें सारे सुमेलित हैं, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दे रखा, क्योंकि ऑप्शन में तो इधर उधर किए गए हैं। तो इसका पहला नहीं, अहमदाबाद मजदूर हड़ताल से 35% की वो हुई वृद्धि, तो यानी 1 का 1 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से 25% मुआवजा मिला, 2 का 2 हो जाएगा। और खेड़ा आंदोलन से 3 का 3 हो जाएगा, और बारदोली सत्याग्रह से 4 का 4 हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 122 यानी 1857 की क्रांति में बम्बई कलकत्ता और मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया क्योंकि वे अंग्रेज़ों से डर गए थे। ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों ने इन व्यापारियों को प्रशासन में ऊंचा स्थान दिया, ऑप्शन सी, अंग्रेज़ों ने इन्हें लालच दिया, ऑप्शन डी, व्यापारियों को अधिक मुनाफा। अंग्रेज व्यापारियों के साथ रहने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंध से होता था। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है 123 यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सॉरी, यानी भारतीय राज्य सहायक गठबंधन नंबर 1 हैदराबाद 1799, ऑप्शन नंबर 2 मैसूर 1798, ऑप्शन सी मतलब 3
अवध 1801 और 4 नंबर है होलकर यानी मराठा। सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन 1 है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 3 व 4, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है अवध को 1801 में मैच मतलब स्वीकार किया था, बाकी तो सब आगे पीछे दिए हैं। क्योंकि हैदराबाद को 1798 में किया गया था और मैसूर को 1799 में किया गया था, उल्टा ये पॉइंट दिया है। आगे बात करते हैं 124 में निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनावों में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यों को स्वीकार किया। तो नंबर 1 है होम रूल लीग, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी है हिंदू महासभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 यानी 1919 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसने विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की। नंबर ऑप्शन बी है इसने लड़कों कारखानों में बच्चों की नौकरी पर रोक लगाई, ऑप्शन सी है इसने लड़कों व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की, ऑप्शन डी है इसने कारखानों व महिलाओं की नौकरी के नियम बनाए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इन्होंने लड़के व लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन आता है 126 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज के सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन 1 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है 1863 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है 1862 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है 1862 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सन 1893 में कौन सी घटना या कार्य नहीं घटी या हुआ? ऑप्शन 1 है स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग ली। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है ना। अगला आता है ऑप्शन सी 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आता है 1893 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई। तो ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 1893 में इनकी मृत्यु नहीं थी, 1898 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन 1 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है 3 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 5 है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो कूट की बात करते हैं तो इसमें पहला है ऑप्शन 1 है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 4, 5, ऑप्शन सी है 2, 3, 5, ऑप्शन डी है 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 और 4 सिर्फ सम्मिलित हैं, यानी कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित हैं बस। अगला क्वेश्चन आता है 129 यानी डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन 1 है यह सन 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत है, ऑप्शन बी है इन्होंने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ऑप्शन सी है इन्होंने सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी, ऑप्शन डी है वे आयरलैंड के निवासी थे। तो ये बात गलत थी, वे आयरलैंड के निवासी नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन 1 है जनजातीय विद्रोह मूलतः जमींदार और अंग्रेजों के विरुद्ध था, ऑप्शन 2 है जनजातीय आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था, ऑप्शन 3 है अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित नियम जनजातीय भावना के विरुद्ध थे, ऑप्शन 4 है अंग्रेजी नियमों ने जनजातियों के सामाजिक संगठनों को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो कूट की सहायता से असत्य कथन चुनना है यहाँ पर। तो
ऑप्शन 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 1 3 4, ऑप्शन डी है केवल 2। तो इसमें से केवल 2, ऑप्शन डी ही गलत है। अगला क्वेश्चन आता है 131 यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन 1 है एकता दिवस के रूप में, ऑप्शन बी है रक्षा बंधन दिवस के रूप में, ऑप्शन सी है काला दिवस के रूप में, ऑप्शन डी है बंधुता दिवस के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन के दिवस के रूप में, ये तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन है 132 यानी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और नंबर 3 है कांग्रेस लीग समझौता, ऑप्शन 4 है चौरी चौरा घटना। यानी कि सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे पहले आ जाएगा कांग्रेस लीग समझौता होगा, और फिर उसके बाद आएगा जलियांवाला बाग कांड 1919 में, फिर चौरी चौरा कांड 1922 में, फिर उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होगी। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 की बात करते हैं, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यानी इनका जन्म 1820 में एक गरीब परिवार में हुआ था, ऑप्शन बी है। यद्यपि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तथापि उनके दिमाग के दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में जो कुछ सर्वोत्तम था उसके लिए खुले हुए थे, ऑप्शन सी है। इन्होंने एक बांग्ला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल की जाती है, और ऑप्शन डी है हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ। तो इसका राइट आंसर यही होगा, मतलब डी वाला ही गलत है। तो यहाँ पर जो डेट दे रखी है 7 दिसंबर 1858 नहीं बल्कि 7 दिसंबर 1856 होगा, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। 134 की बात करते हैं, वर्ष 1950 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की? ऑप्शन 1 है विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन बी है रमाकांत पांडे, ऑप्शन सी है बाल शास्त्री जाम्बेकर, ऑप्शन डी है रमाकांत देव। तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी विष्णु शास्त्री पंडित। 135 बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें, यानी फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था, ऑप्शन 2 है गोमघर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ था, ऑप्शन 3 है पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व मजुमन शाह था, और ऑप्शन डी है सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। तो सही कोड का चयन करें, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 2 और 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसके सारे आंसर सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में आंसर आएगा। आगे बात करते हैं 136 यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, और बाद में किस वर्ष यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलिबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया? तो ऑप्शन 1 है 1802, ऑप्शन बी है 1804, ऑप्शन सी है 1806, ऑप्शन डी है 1808। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 137 यानी निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, यानी ऑप्शन 1 है सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया, ऑप्शन बी है इसने परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड और पश्चिमी देशों से लाई, ऑप्शन सी है फलस्वरूप अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए थे, ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का समर्थन नहीं किया था, इसमें दिया है किया था। अगला क्वेश्चन आता है 138 यानी किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिन सी.एन. श्रमफील्ड ने सजा सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान।
अगला क्वेश्चन आता है 139 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी ऑप्शन 1 1858 का भारत सरकार अधिनियम के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन 1919 भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन 2 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड लिलिथगो। तो इसका राइट आंसर मैच कराना है तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, यानी पहला तो सही है, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार परिषद अधिनियम लॉर्ड मिंटो के समय हुआ, यानी ये 3 हो जाएगा। तो पहला और तीसरा, तो इस तरह से मिल कौन सा रहा? ऑप्शन बी वाला ही मिल रहा है, यहाँ से पकड़ लेंगे। बाकी सी वाला 1919 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया, और ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड लिलिथगो के समय आया। आगे बात करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। ऑप्शन 1 है वर्ष 1940 के ठीक मध्य में। ऑप्शन बी है भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ। ऑप्शन सी है अगस्त प्रस्ताव के बाद। ऑप्शन डी है वर्ष 1940 के पूर्वार्ध में। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव के बाद में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 141 पे, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। यानी ऑप्शन 1 है इस कंपनी की स्थापना 1664 में थी। ऑप्शन बी इस कंपनी का भारत में आगमन 1667 में हुआ था। ऑप्शन सी इस कंपनी में 1669 में पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की। ऑप्शन डी इस कंपनी ने पौंडीचेरी में एक महत्वपूर्ण स्थिति बना ली थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यही असत्य कथन है। क्योंकि इस कंपनी ने 1669 में नहीं बल्कि 1668 में ही अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी। अगला क्वेश्चन 142, यानी 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन पर चर्चा करना है, चयन करना है। ऑप्शन 1 है सामान्यतः मुसलमान शासक सामंत और जन साधारण की ने खुशी से हिंदू त्योहारों में भाग लिया। ऑप्शन बी इसी तरह हिंदुओं ने भी मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया। ऑप्शन सी है आमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे। ऑप्शन डी है नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद आमेर के राजा ने किया था। तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत है, क्योंकि नागौर के शेख सादुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे, अजमेर के राजा नहीं। 143 आता है, यानी मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन में इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 जॉन मैकलम। ऑप्शन बी सुलेवान। ऑप्शन सी बर्नियर। ऑप्शन डी ट्रेवेनियर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी जॉन मैकलम का ये स्टेटमेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो ऑप्शन 1 है मैसूर। ऑप्शन बी है तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन सी है डिंडीगुल। ऑप्शन डी है श्रीरंगपट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डिंडीगुल में। अगला क्वेश्चन आता है टीपू सुल्तान के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता है तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया गया। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी है सर जॉन शोर। ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली और ऑप्शन डी है मैकेंजी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर जॉन शोर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है 146, रणजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन पर चयन करना है। तो यह शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन बी है 1799 में लाहौर व 1802 में
अमृतसर पर कब्जा कर लिया गया। ऑप्शन सी है यूरोपीय की तरह शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की। ऑप्शन डी है इनकी फौज एशिया की सबसे बड़ी फौज थी। तो यही बात तो गलत है, गलत ढूंढना है। इनकी फौज एशिया में दूसरे नंबर पर थी, पहले नंबर पर नहीं थी। ये बात गलत बात है। 147 की बात करते हैं। किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था। ऑप्शन एक है हैदर अली, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह, ऑप्शन डी है शिवाजी। यानी 147 का सी रणजीत सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला आता है 148 यानी कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी है तिलक को आगामी अधिवेशन का सभापति चुना गया। ऑप्शन सी है गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ऑप्शन डी है उग्रवादियों को निष्कासित किया गया था। तो 148 का हो जाएगा ए यानी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा कौन बना। ऑप्शन एक विश्वास राव, ऑप्शन बी माधवराव, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी नाना फडणवीस। सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी माधव राव बना। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा माधव राव बना। और आज का अंतिम क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, यानी किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज्य करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज्य नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध, ऑप्शन बी आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत तृतीय युद्ध और ऑप्शन डी है बक्सर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध यानी ऑप्शन सी। गाइस यहाँ पे हमारी ये टेस्ट सीरीज का ये एपिसोड समाप्त होता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और लोगों को ये मदद मिल सके। और इसी तरह हम आपके लिए और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे टेस्ट सीरीज़ की, ताकि बीपीएससी से पहले मैं कई कोचिंगों की टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और बीपीएससी पे मजबूत पकड़ बनाई जा सके। और इस बार बीपीएससी को प्री को क्लियर करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। चलिए फिर इसके साथ हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।